नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस बेहद खास चर्चा में मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूँगा नरेश कौशिक सर का। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40 साल से ज़्यादा वक्त तक आप बीबीसी के साथ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज आप आए हैं। दिल्ली मेरा घर है। दिल्ली से ही दिल्ली में मैं जन्मा हूँ, दिल्ली में पला बड़ा हूँ और उसके बाद फिर मैं लंदन गया, बीबीसी में इतने साल काम किया। हम लोगों ने पत्रकारिता सीखी है इनको सुन के तो बीबीसी दर्शकों के लिए एक अच्छा मौका है कि आज नरेश सर को सुनने को मौका मिलेगा। इसके अलावा मयंक सर हैं साथ में, सुमित सर, बाबा आज काफ़ी दिनों के बाद वक्त निकाला है अपनी व्यस्तता के बीच से, और अखिलेश सर। तो सर का घर भी दिल्ली में है और बात भी हम दिल्ली की सियासत पे करेंगे, क्योंकि दोस्त ना रहा वाला मामला हो गया है दिल्ली में। जिस तरह से राहुल गांधी ने केजरीवाल पर अटैक किया है कि वो नरेंद्र मोदी के डर से कांप जाते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसको लेकर के तमाम मतलब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया कि वो नरेंद्र मोदी के डर से कांप जाते हैं। फिर केजरीवाल साहब ने तमाम तरह के वो किया कि हम देखेंगे कौन है बहादुर, कौन है और कायर कौन है, और उन्होंने उसमें उनके परिवार, रॉबर्ट वाड्रा और जो नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे ओपन एंड शट केस में आप कैसे बाहर हैं, जबकि हमको जेल में जाना पड़ा। तो ऐसे तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने कल की रैली में उठाए। शराब घोटाले का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि कैसे छोटी गाड़ी से चलते थे, और शीश महल का भी मुद्दा उठाया है। और केजरीवाल ने फिर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को कहा कि आप जो राजमहल का सवाल है उसके ऊपर आपने क्यों चुप्पी साध रखी है। तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया हम बाबा आपकी लेंगे। बाबा, दोस्त थे, चुनाव में साथ दिया। जब केजरीवाल साहब जेल में थे तो राहुल गांधी परिवार समेत रामलीला मैदान की रैली में गए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों वहां और थे। सुनीता केजरीवाल तो खैर थी ही। और वो रैली कुल मिला के केंद्र में वो केजरीवाल को थे, और ये मुद्दा बना कि केजरीवाल साहब को एक बदले की राजनीति के तहत उनको जेल में डाल दिया गया। तो उस समय इतना आगे बढ़ के साथ खड़े थे, अब उसी शराब घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मोदी साहब के डर से केजरीवाल कांप जाते हैं। तो अब ये क्या खेल क्या है बाबा, ये अचानक क्या खिचड़ी पक गई? खेल एकदम साफ है। कल जो राहुल गांधी ने कहा, एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ। उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। कहा था नए तरह की राजनीति करूँगा, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ गए थे, लेकिन जब गरीबों को ज़रूरत पड़ी तब वो कहीं नहीं दिखे। दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखे हुए हिंसा। कहा था ईमानदारी की राजनीति करूँगा, लेकिन देश का सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। और आगे उन्होंने और भी बातें की। हाँ, शीश महल भी बोला, शीश महल की भी बात की कि ईमानदारी की बात करते थे, गरीबी की बात। तो कांग्रेस की रणनीति साफ है। कांग्रेस यहाँ पे आप किसी भी नेता से बात करिए। कल मैं गया था बादली, जहाँ पे कि जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके लिए जो है सचिन पायलट प्रचार करने गए थे, उनसे भी बात हुई। तो सारे कांग्रेसी नेता एक सुर में बोलने लगे हैं, क्योंकि उनको लग गया है कि यदि आप कांग्रेस का जो फाइट है ना, वो आम आदमी पार्टी से है। उन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, और उसके पीछे कई कारण गिनाए उन लोगों ने। एक तो उनको कहना है कि अब हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी को। तो इसलिए माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि अब जो है आम आदमी पार्टी दूसरे तरह की बात कर रही है। आपको मालूम है अखिलेश यादव वो प्रचार करने वाले हैं। इकरा हसन जो है वो किरारी में करेगी, इकरा हसन करेगी जंगपुरा में। जंगपुरा में जो है साइजेबल जो है माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है। फरहाद सूरी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। फरहाद सूरी जो है दिल्ली के मेयर रह चुके हैं। हाँ। और बहुत बड़ी कांग्रेस नेताजी होती थी, ताजदार बाबर उनके बेटे। तो वो सीट भी कांग्रेस की फंसी हुई है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया साहब, वो पटवर्धन छोड़ के भागे हैं। वहाँ भी वो एकदम टाइट कॉन्टेस्ट में फंस गए। ऐसे में आपको बहुत लोगों को ये लगता होगा कि ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये लग गया है कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने हमारे वोट बैंक पर अपना शीश महल खड़ा किया है, चाहे अपनी पार्टी खड़ी की है और झूठ के बुनियाद पे करी है। जो बातें शीला दीक्षित के बारे में कहे वो सब व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। जो बातें सोनिया गांधी के बारे में उस वक्त कही थी, और खासकर शीला दीक्षित के बारे में जो बात कही, वो आज आप गोल मार्केट इलाके में जाइए, संदीप दीक्षित उसी को भुना रहे हैं। तो एक लोगों के दिमाग में शीला दीक्षित की इमेज है। बहुत लोग कहेंगे कि शीला दीक्षित के समय जो काम हुए उसके बाद वो अब उतने काम हुए नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कांग्रेस ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी को सबसे पहले डेमोलिश करना है। उनको लगता है कि ये मौका है कि वो वोट बैंक जो है वो पाया जाए, भले ही बीजेपी आ जाए। ये सवाल आप जब कांग्रेस के नेताओं से करेंगे तो वो गिनाने के लिए लिस्ट लेके
हैं वो कागज़ निकालते हैं, बोलते हैं कि देखिए जब केजरीवाल जेल में थे, और ये बात ऑन रिकॉर्ड जो है अजय माकन ने कहा है। अजय माकन जो है हरियाणा के समय में जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा कि हमारी 6 और 4 सीटों पे बातचीत चल रही थी। आम आदमी पार्टी 6 सीट कर रही थी और हम 4 सीट पे थे। राहुल गांधी ने कह दिया था कि यहाँ गठबंधन कर लो आप लोग, तो हम लोग करीब करीब जो है वो तय हो गया था हमारा। इसी बीच केजरीवाल जेल से आते हैं और उन्होंने बोला हम सारी सीटों पे लड़ेंगे। हम 0.07% वोट से हार गए, उनको 1% से ज़्यादा वोट मिला है। आप आंकड़े जानते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं, उनका कहना है बीजेपी सरकार में आ गई। दूसरी बात वो कहती है कि हमारे गुजरात में 77 सीट थे, आम आदमी पार्टी लड़ी, हम 17 सीट पर आ गए हैं। उनका कहना है कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों लड़ी, दोनों के एक दो विधायक आए, वहाँ पे बीजेपी जीती है। त्रिपुरा और असम के बारे में कहते हैं वहाँ तृणमूल कांग्रेस लड़ी और वहाँ पे बीजेपी आई। तो हमको आप ये मत कहिए कि आपके लड़ने की वजह से यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी आ रही है। तो ये एक बहुत ही एक पूरा जवाब उनके पास है और वो यही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि हम आम आदमी पार्टी को इस बार नहीं बख्शेंगे, हमको अपना पुराना वोट बैंक वापस चाहिए, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। और ये सारे पूरे दलील देते हैं। इसलिए आप देखेंगे राहुल गांधी के भाषण में सबसे ज़्यादा हमला जो है वो केजरीवाल के ऊपर है। दंगों का जिक्र किया है, माइनॉरिटी वोट को लुभाने की कोशिश है कि वो खुद जो है वो ओखला गए हैं। राहुल गांधी प्रियंका जा रही हैं, तो उन्होंने एरिया टारगेट कर लिए हैं। वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद माइनॉरिटी वोट है, उनको लगता है कि यदि ये दोनों जो है वोट उनके पास आता है तो हम अपनी पार्टी खड़ी कर सकेंगे, भले ही बीजेपी आ जाए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मयंक सर, आपको जल्दी जाना है। बाबा ने ये बातें बताई, लेकिन आपको नहीं लगता कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी? नहीं, मतलब हुजूर आते-आते चुनाव नहीं। एकदम कैंपेन, नहीं, अब अब इसके 7-8 कल दिन के- बचा हुआ है, फिर आके ये सब कर रहे हैं। कल के राहुल गांधी के बयान के बाद एकदम से क्लियर हो गया कि अब बाइपोलर कंटेस्ट होने वाला है। कांग्रेस पहले भी हाशिए पे थी और ये जो अप्रोच है कि इलेक्शन से पहले बड़ी रैली करके बड़ा बड़ा भाषण दे दे और उससे लोग मान जाएंगे, आपको ये पॉलिटिक्स बदल गया है। कांग्रेस वाले मानने के लिए तैयार ही नहीं है इस बात को। पॉलिटिक्स 24/7 7 डेज अ वीक 365 डेज अ ईयर वाला खेल है, जो बीजेपी करती है, जो आम आदमी पार्टी करती है। कांग्रेस वाला, सुमित सर ने पहले भी कहा था, कांग्रेस वाले को लगता है क्या कि चुनाव से 1 महीना पहले तैयारी कर लो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से कर लो और उसके बाद से बड़ी बड़ी रैली करके और सोशल मीडिया में छा के हमको वोट मिल जाएगा। 4% वाला आदमी जो है, 4% वोट शेयर वाला आदमी 51% को चैलेंज कर रहा है। ये रियलिस्टिक है क्या? कांग्रेस कहीं भी गेम में नहीं है। तो केवल 4% वोट का है। कांग्रेस यदि और 4% वोट लाती है तो आम आदमी पार्टी खत्म है। नहीं, ये कैसे और हम ये मान ले? ये चीज हो चुका है वो पार्षद के चुनाव में। नहीं, ये हम NCT के कैसे, चुनाव में ये हम कांग्रेस के डबल डिजिट में वोट हैं। दिल्ली का बहुत पहले हम बोल चुके हैं कि दिल्ली का के वोटिंग बिहेवियर से किसी बड़े कंक्लूजन को निकालना बहुत मुश्किल है। लोकसभा में कुछ और होता है, एमसीडी में कुछ और होता है, विधानसभा में कुछ और होता है, अगली बार कुछ और हो जाता है। इसीलिए दिल्ली के वोटर को दिल्ली के वोटर के वोटिंग पैटर्न के आधार पे बड़ा कंक्लूजन निकालना और उसको ये मान लेना कि ये कांग्रेसी वोटर है और ये आम आदमी पार्टी का वोटर है, ये बीजेपी का वोटर है, बहुत बड़ा तबका है फ्लोटिंग वोटर का। और वो फ्लोटिंग वोटर विधानसभा में लगातार केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर पिछले रहा 2 है। बार से और कांग्रेस लगातार हाशिए पे आ रही है, और वो विधानसभा में भी हो और लोकसभा में भी हो और एमसीडी के चुनाव में भी। और उस जैसा पहले ही बता चुके हैं कि 24/7 गेम है पॉलिटिक्स का। अब तो आप क्या मानते नहीं है कि 10 साल का कोई एंटी इनकम्बेंसी है केजरीवाल के खिलाफ? वो होगा, उसका ये governance फायदा का तो है ना भाई। वो एंटी इनकमेंसी का फायदा बीजेपी को होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। हम कहाँ कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने लिए सत्ता के लिए लड़ रही है। कांग्रेस का तो ये कहना है कि हमको पहले इसको डेमोलिश करना है, भले ही सत्ता में कोई आ जाए। इसलिए तो इतने उदाहरण दे रही है तो कि इन सब जगह इनके वजह से हमारे हाथ से सत्ता गई ये और डेमोलिश BJP आई। करना, इतना देर से क्यों जागे? वो चुनाव से 10 दिन पहले क्यों जागे हैं? 10 दिन भी नहीं बचा है ना, 5-6 दिन पहले जागे हैं और उसको एकदम से उन लोग को एकदम से स्वप्न आ गया कि अब तो नहीं, हम जागे देखिए, भले ही रैली कल की हो, लेकिन जितने भी कैंडिडेट कांग्रेस के लड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद लड़ रहा है, संदीप दीक्षित खुद लड़ रहा है, मतलब जितने भी आप देखिए, चाहे फरहाद सूरी की बात करो, अलका लांबा की बात करो, कैंडिडेट खराब नहीं है सर। कैंडिडेट तो बहुत इन्होंने पुराने, और वो सारे कैंडिडेट देखेंगे जो कि आम आदमी पार्टी के आने के पहले 2-3 बार से विधायक थे। चाहे पटपरगंज से ही देखिए, अनिल जो है
वो भी चुनाव लड़ रहा है। तो कैंडिडेट ठीक ठाक, कृष्णा तीरथ तो कैंडिडेट तो ठीक ठाक उतारे। उसमें मेरा काउंटर ये है सर, कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और बहुत 3 साल मतलब 3 टर्म में रूलिंग पार्टी रही है, तो कागज़ पे सब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन ये सब ज़मीन पे चूंकि नहीं है इसीलिए वोटर इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि दिल्ली में पॉपुलेशन इतना तेज़ी से चेंज हो रहा है 90s के बाद से, और 90s के बाद से 2000 के बाद से दिल्ली में पॉपुलेशन जाने में बहुत तेज़ी से ये बदला है। बात तो सर बीजेपी भी लागू होता है ना, जैसे कि अखिलेश कहते हैं कि डबल वनवास, मतलब 26 साल का वनवास हो गया है, 1.5 वनवास तो हो ही गया, 2 साल हो गए तो 28 साल हो जाएंगे, दूसरा वनवास हो जाएगा ना। हाँ तो फिर भी लेकिन बीजेपी जो है 40% के वोट शेयर के आसपास रही है। तो मैं कहता हूँ कि 4% वोट यदि आम आदमी का कट जाए तो आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो बीजेपी को फायदा होगा उसको। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो कांग्रेस जी कहा करे कि हम सरकार बना रहे हैं। अखिलेश सर, ये मयंक सर कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत देर से आई है और जो आजकल की पॉलिटिक्स है 24/7 वाली, उसको कांग्रेस समझ नहीं पा रही है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अगर वो 4% भी खेल कर दे तो आपको क्या लग रहा है, ग्राउंड से जो फीडबैक आपको मिल रहा है, क्या कांग्रेस 4% डेंट मारने वाली है? मतलब 4 से क्या 10% तक जा सकती है? क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर कांग्रेस 10% हो गई तो फिर तो खेल खराब हो जाएगा आपका। देखिए, कम से कम एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। स्थायी होता है तो केवल हित होता है, अपनी पार्टी का होता है। वही कांग्रेस पार्टी जिसकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी, जिन्होंने 6-8 महीने पहले आम आदमी पार्टी के लिए वोट दिया है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था और वो जाकर के झाड़ू का बटन दबा के आई। मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्होंने उसी को दिया होगा, वो किसी और को देंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था, तो झाड़ू को वोट दे करके आए। और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे को वोट डाल के आए। और वही अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से लड़ रहे हैं कि राहुल गांधी वही भाषा बोल रहे हैं जो बीजेपी के नेता बोलते आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। शीश महल राहुल गांधी ने बोला, शराब घोटाला राहुल गांधी ने बोला, अरविंद केजरीवाल की सादगी पर सवाल राहुल गांधी ने उठाए। तो जितना तीखा प्रचार राहुल गांधी ने किया, उसके बाद कम से कम आप मैं ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर नूरा कुश्ती लड़ रही है। ये बिल्कुल जैसा मनोरंजन ने बोला, मैं सहमत हूँ कि कई सीटों पर टारगेट करके कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रेटेजी के तहत टारगेट करके उन पे अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे। वहाँ के जो समीकरण है, वो चाहे धार्मिक समीकरण हो, चाहे जाति समीकरण हो, उनको साधते हुए पार्टी ने उस तरह के उम्मीदवार तय किए, मुद्दे तय किए। और कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही है कि जो पार्टी जिसने कि यहाँ पर एक छत्र राज्य किया 3 लगातार टर्म 15 साल तक शीला दीक्षित के नाम पर, वो पार्टी इस कदर हाशिए पर चली जाए कि उसके केवल 4% वोट रह जाए। तो ये तो उसके लिए शर्म की बात है। और शायद यही कारण है कि उन्हें भी ये लगा कि हमें अगर दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, जिसको कि मिनी इंडिया भी कहते हैं, यहाँ पर सब तरह के आपको मतदाता मिलेंगे, हर राज्य के मतदाता मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पर अपनी ताकत आप नहीं पा पाएंगे तो बाकी जगह पे आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात, कांग्रेस को ये भी समझ में आई कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, ये बीजेपी से लड़ने के नाम पर कांग्रेस को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हैं। ऐसा तो नहीं कि जब ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस को आगे कर लेती हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो कांग्रेस से बलिदान की मांग करती है कि आप हमें बलिदान दीजिए, हमारे लिए दीजिए। तो सेक्रीफाइस हर बार कांग्रेस पार्टी क्यों करे, ये बात भी शायद कांग्रेस को समझ में आई है। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत दिल्ली से की है। और इसके पीछे जो पंजाब यूनिट है कांग्रेस पार्टी की, उसका भी बहुत दबाव है, उसका भी दबाव है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, हर तरह से एक संवेदनशील राज्य भी है बॉर्डर स्टेट होने के कारण, वहाँ पर आम आदमी पार्टी का आना और सरकार बनाना, और वहाँ पर कांग्रेस से ही सीधा मुकाबला था। कांग्रेस को हरा करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, और इसीलिए इस बार आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में वहाँ पर अलायंस नहीं होने दिया, और उससे फ़ायदा दोनों पार्टियों को हुआ। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है तो किसको फ़ायदा होगा? क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? ये तो एक निर्विवादित तथ्य है कि इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन होता क्या कि जब एंटी इनकम्बेंसी वोट्स होते हैं, तो जब वो बढ़ते हैं तो उससे इनकम्बेंट गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। तो इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ के वोट हैं, वो बीजेपी और कांग्रेस से बढ़ रहे हैं, तो उससे तो आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो वोट आम आदमी पार्टी का है, वही कॉमन वोट कांग्रेस पार्टी का है। यानी एससी और मुस्लिम, खासतौर से ये 2 वोट तो आप मान के चलिए, तीसरा जे क्लस्टर्स में जो रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। तो ऐसे में होगा ये कि जब कॉमन वोट में स्प्लिट होगा तो जाहिर सी बात है कि इससे सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल थोड़े से हताश हैं, उनका थोड़ा गुस्सा भी दिख रहा है कांग्रेस के प्रति। वो ये बात कह भी रहे हैं कि देखिए साहब, मैं तो कहता आ रहा था कि सब मिले हुए हैं,
एक बार फिर से ये बात साबित हो रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए दिल्ली की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। और आंकड़ों की जहाँ तक बात करें तो ये मैं मयंक जी से पहले भी सहमत नहीं था, अब भी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। आपने खुद एक कुछ मॉडल्स बनाए थे, उस पर हमने चर्चा भी की थी अपने शो में। उसमें यह कहा था कि अगर 5% वोट आम आदमी पार्टी का कांग्रेस की तरफ चला जाए, 5% बीजेपी की तरफ चला जाए तो बीजेपी टक्कर में जाएगी। अगर 7.5% वोट बीजेपी के पास चला जाए, 7.5 ही कांग्रेस के पास चला जाए तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। तो ये देखना होगा कि कांग्रेस कितनी गंभीरता से लड़ती है और कितना लोग उसको गंभीरता से लेते हैं। इसमें एक बात ज़रूर आएगी, कहीं ना कहीं चर्चा में पहले भी आई है, कि जो मुस्लिम वोटों के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी डिपेंडेंट है, जिसको लगता है कि मुस्लिम वोट उसको दोबारा मिलेगा, वो बहुत सोच समझ करके वोट देता है। वो ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, वो अपना वोट बेकार नहीं होने देगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन आप ये देखिए कि 6-7 सीटें जहाँ पर कि कांग्रेस मजबूती से लड़ रही है, जहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारे, वो मुस्लिम बहुल सीटें ही हैं। तो ऐसे में क्या उन सीटों पर मुसलमान कांग्रेस को भी एक विकल्प के तौर पर देख सकता है, ये देखने की बात होगी, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। सुमित सर जी, ये एक बात तो वो हो गई कितना डेंट करेगी नहीं करेगी, लेकिन एक बात है चुनाव परसेप्शन का भी मामला है कि मतदाताओं के मन में आप एक पार्टी की क्या इमेज बना रहे हैं। अब राहुल गांधी जिस तरह से टारगेट किया है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कि नरेंद्र मोदी से कांप जाते हैं, फिर भ्रष्टाचार का, शीश महल का मुद्दा उठाया, उनके पर्सनल कैरेक्टर पे कि छोटी गाड़ी से चलते थे अब बड़ी गाड़ी से चलते हैं, बड़े बड़े घर। और बदले में केजरीवाल साहब उनको कह रहे हैं कि कौन मिला हुआ है या कौन कायर है तो देखने वाली बात है। नेशनल हेराल्ड केस ओपन शट केस है, फिर भी आप जेल से बाहर हैं। रॉबर्ट वाड्रा साहब के साथ क्या डील हो गई बीजेपी की। तो जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी का काम आसान हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को एक्सपोज करके काम उन्होंने बीजेपी का आसान किया दोनों ने। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जब दिल्ली के चुनाव पे चर्चा शुरू की आज से करीब 20-25 दिन पहले, तो मैंने उस दिन कहा था कि ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे कठिन चुनाव है। ये पिछले 3 चुनाव आम आदमी पार्टी के 13, 15, 20 वाले उनके लिए बहुत आसान चुनाव रहे। ये चुनाव 25 का चुनाव उनके जीवन का सबसे कठिन चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। उनकी जो छवि थी साफ़ सुथरी वाली, उसको डैमेज हो चुका है। उनकी जो तमाम कोर टीम है, सब पर कोई ना कोई एलिगेशन लगा हुआ है कि वो सादगी वाले व्यक्ति हैं, उस पर डैमेज हो चुका है शीश महल के आरोपों से, जो कि बीजेपी का जो प्लान्ड कैंपेन रहा बहुत अच्छा बीते 5 सालों में। तो जितनी अरविंद केजरीवाल की जो यूएसपीज थी, जो वोटर को हिट करती थी, खासकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, कि ये तो हमारे बीच का आदमी है, हमारे लिए काम करेगा, उन सब पे गिन गिन के मतलब बीजेपी ने वार किया। और आज उस छवि से लड़ रही है आम आदमी पार्टी। अब जो साथी थे जिनके साथ आप चुनाव लड़ रहे थे, अब वही कहने लगे कि आप तो भ्रष्ट हैं, आप तो शीश महल में रहते हैं, आप तो खंबे पे चढ़ना छोड़ दिए हैं। तो ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो बात बाबा ने कही कि भाई कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस पार्टी हैं प्रणेंदु, मेरा आपसे पलट के सवाल है, तो आप नहीं चाहेंगे आपकी पार्टी यहाँ खड़ी हो? आप क्या यही चाहेंगे कि आप 4% की पार्टी बन के रह जाएं? जो 10 साल पहले इस राज्य में आप शासन करते थे, आपके 40 विधायक हुआ करते थे, आज आपके एक भी विधायक नहीं है। लगातार 2 चुनाव से आप 0-0 का मतलब हैट्रिक हो जाएगी भाई। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड बनने वाला है। में तो हो ही चुकी है। लोकसभा में तो हो ही चुका है, इस बार भी हैट्रिक हो जाएगी अगर 0 आए तो। विधानसभा में तो अगर कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, और ये बात बिल्कुल ठीक है जो अखिलेश जी बोल रहे थे कि हमेशा कांग्रेस ही क्यों सेक्रीफाइस करे। हरियाणा में हम चुनाव लड़ने चले जाएंगे, हमको सीट चाहिए, यूपी में हम चुनाव लड़ेंगे, हमको वहाँ सीट चाहिए। अरे भाई, तो कांग्रेस पार्टी के लिए आप सीट छोड़ देते यहाँ। आपके पास 62 MLA थे ना, आप कह देते कि आप 20 पे आप लड़ लो, चलो हम 42 पे हम बाकी 50 पे लड़ेंगे। ये बड़प्पन आप दिखा देते, नहीं किया ना। तो भाई दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरोध पे खड़ी हुई हैं। कांग्रेस और आपकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी तो है ही तीसरी ताकत। कांग्रेस के वोट बैंक पे आप खड़ी हुई। आप आज जो भी आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस की वजह से, मतलब कांग्रेस की वही खाली करके खड़ी हुई है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है। तो अगर राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पे हमले कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मयंक जी बोल के चले गए कि 10 दिन पहले क्यों, ये काम आपको 2 महीने पहले कर देना चाहिए था। जब आप ये तय कर चुके थे महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में, तो आप आम आदमी पार्टी के साथ, अब मतलब सीलमपुर की रैली 13 तारीख को हुई और कल वाली रैली 15 दिन के बाद हुई। 15 दिन का गैप था राहुल गांधी की 2 रैलियों में। पहली रैली में हल्का सा लाइन दिया, कल पहली बार उन्होंने बात कही। तो मैंने कल ट्वीट भी किया, वाह ये बात देखा ना कि कांग्रेस के जो पुराने कांग्रेसी हैं दिल्ली वाले, संदीप दीक्षित और अजय माकन, आज बहुत खुश होंगे
कि हमारे बॉस ने हमारी सुन ली। हम तो पिछले 10 साल से बोल रहे थे कि भाई ये आदमी गड़बड़ है, इसके साथ मत रहो। आज राहुल गांधी ने हमारी बात सुन ली। तो बॉस ने अपनी कारिंदों को तो खुश कर दिया है, पर क्या कारिंदे बॉस को रिजल्ट दे पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे नहीं है। ये बहुत कड़वी सच्चाई है दिल्ली की। जो भी दिल्ली घूम रहा है, शीला दीक्षित को सब याद कर रहे हैं, पर शीला दीक्षित की कैबिनेट के कितने लोग आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में, मुझे बताइए आप। एक भी नहीं है। शीला दीक्षित ने 10 साल शासन किया, कई सारे कैबिनेट मंत्री रहे। कृष्णा तीरथ थी, लौट के वापस आई। वो भाजपा चली गई पिछली बार, वो अभी आई है 6 महीने पहले। आपके पास मतलब अजय माकन और संदीप दीक्षित के अलावा जितने लोग थे उनकी पार्टी, हारून है, बल्ली मारन से। अरविंदर लवली चले गए, डॉक्टर साहब अशोक वालिया थे, वो चले गए थे, अब तो है ही नहीं, खैर वो उनके देहांत हो गया। राजकुमार चौहान थे, वो चले गए। ऐसे कई सारे आप नाम ले लें, मैं ये सोच, योगानंद शास्त्री चले गए। कोई बच्चा ही नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो शीला दीक्षित की सरकार चलती थी, तो क्यों आदमी किस बिना पर कांग्रेस को वोट करेगा? नरेश सर, ये जो जी, मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, और इसलिए दोहरा रहा है कि अगर आपको याद होगा 2013 की बात है, जब ये 13-14 यानी अब से आप 14 साल पहले की बात कर लीजिए, नहीं 2010 और 2011 यानी कोई 13-14 साल पुरानी बात है, जब अन्ना आंदोलन के में अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन किया था। और आज वही कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जो कि बाद में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, अन्ना हजारे के विरोध के बावजूद उन्होंने पार्टी बनाई, सत्ता की राजनीति में वो आ गए, और वो अब कांग्रेस पार्टी अब इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, और वो अपनी उसी तरह के आरोप लग रहे हैं जो इन्होंने अरविंद केजरीवाल उस ज़माने में लगाते थे। और उसका फ़ायदा उस समय किसने उठाया था? बीजेपी ने। और आज भी बीजेपी ही इस जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है, आज फिर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतिहास अपने को दोहरा रहा है। तो अब बीजेपी उसका फ़ायदा उठा रही है, और कांग्रेस पार्टी के लिए दरअसल अस्तित्व की ये लड़ाई है। तो क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, जैसा कि हमारे दूसरे साथियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर हमने इस चुनाव में कुछ नहीं किया तो हमारा दिल्ली से उसी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा जैसे दूसरे पूर्वी उत्तर भारत के राज्यों से हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत ही रिलक्टेंटली ये इंटरवीन किया है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत दिल से प्रहार करना चाहते थे। उनको लगता है कि बड़ा जो कैनवस है उसमें हमें आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन में ज़रूरत है, और इसीलिए उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए दूसरे राज्यों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को कुछ वो दिया था, उसके साथ गठबंधन किया था, सीटें दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो बड़प्पन नहीं दिखाया। और ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोई बड़प्पन नहीं दिखाया, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं दी। तो जहाँ जिसको लगता है कि उनका पलड़ा भारी है, वो अपनी ताकत को बनाए रखना चाहता है, वो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय चुनौती यह है कि किस तरह वो बीजेपी के पास जो उसका सारा वोट चला गया है, जो अर्बन वोट था, जो पढ़ा लिखा वोट था, जो झुग्गी झोपड़ी वाला मुस्लिम वोट, वो जो आम आदमी पार्टी के पास चला गया है, उसको वो कैसे वापस लाए। और ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, अब भारत का जो मतदाता है वो बहुत ही चतुर है। अब वो पहले की तरह से नारेबाजी में नहीं जाता है, उसको दिखता है कि जो उसका शत्रु है उसको कौन हरा सकता है। जैसे अगर कोई मतदाता, उसको लगता है कि उसको बीजेपी को हराना है, तो उसको ये देखना होगा कि उसकी कंस्टिट्यूएंसी में बीजेपी को हराने का वाला सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन है। और जहाँ तक मुझे लगता है, जो आज भी
एकजुट होकर जो वोट देते हैं, जैसे मुस्लिम मतदाता है काफ़ी हद तक वो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अपना वोट इसलिए देंगे कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने कोई पुराना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। वो तभी देगा जब उसको लगता है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हरा सकता है। यही बात वो झुग्गी झोपड़ी वाले जो दूसरे हैं जो हमेशा कांग्रेस पार्टी को वोट देते रहे हैं, वो अब क्यों देंगे कांग्रेस पार्टी को वोट? अगर उनको लगता है कि इस पार्टी से हमें अब तक फ़ायदा हुआ है, जैसे बहुत सारे ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो साइकिल रिक्शा वाले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बड़े पक्के मतदाता हो गए हैं, अब वो अपना शेयर, अपना वोट क्यों बदलेंगे? तो ये देखने की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वोट जो है कोई इतना आसान कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो ये नहीं करते जो अब कर रहे हैं, जैसे रिलक्टेंटली सही जो राहुल गांधी ने जो इंटरवीन किया है, अगर वो नहीं करते तो उन्हें अपना जो छोटा मोटा भी गढ़ बचा है उसको बचाना बिल्कुल असंभव हो जाता। बाबा एक चीज़ यहाँ पे बोलना जरूरी है। एक बात तो सही कही उन्होंने कि उसका कोर वोट बैंक जो है वो शायद इंटैक्ट रहे, जो जिसको बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम रेवड़ियाँ कहते हैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि उस पहले जीतने के लिए ना आपको केवल रेवड़ी के वोट से काम नहीं चलेगा, वो फ्लैट वाले भी चाहिए। अब इतना हो गया ना फ्री बीज कि जो मिडिल क्लास है, जो कि अभी तक अरविंद केजरीवाल का सपोर्टर था, उनको लगता है कि हमारे टैक्स के पैसे पे इनको दिया जा रहा है। सर इन थ्योरी ये गलत बात है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है, वो जैसे भी हुआ हो। तो इसको लेकर के एक उनका जो मिडिल क्लास का वोट है ना, जो कि बहुत बड़ा ईमानदार मानता था और ये मानता था राजनीति को बदलेगा और इसलिए उन्होंने स्वीप किया, वहाँ पे डेंट है। दूसरा जो आप ये जो सेकंड टर्म है ना, ये जो टर्म है, ये टर्म वैसा ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, पटवर्गंज विधानसभा क्षेत्र में जो गवर्नेंस के काम होने थे ना, इनके सभी टॉप लीडरशिप के जेल में रहने की वजह से गवर्नेंस का काम हुआ नहीं है। बारापुला का लिंक रोड बनना था, अभी तक नहीं बना। जो शीला जितना छोड़ के गई उतना ही बना हुआ। रोड की हालत आप देख केजरीवाल इस चीज को मानते भी हैं कि जेल में होने की वजह से या लीगल ट्रबल की वजह से वो बहुत सारी चीजें नहीं कर आप पाए। मेरी बात सुनिए। उसके बाद वो हमको ये बहुत, मैं सॉरी बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब कई मतदाता ये मानते हैं कि ये जो टकराव चलता है ना, रोज का झगड़ा होता है, ये ठीक नहीं है, इससे दिल्ली का विकास नहीं हो रहा है। और वो मानते हैं कि ठीक है, चलो बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी काम नहीं करने दे रही अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अगर फिर से देंगे तो फिर से वही स्थिति बनेगी। ये भी एक सोच है। और वो जो अजय माकन कह रहे थे ना, एनार्किस्ट है, और एनार्किस्ट जो है वो संविधान को, जो एनार्किस्ट वाली जो इमेज ना, जो पहले हीरो वाली इमेज थी ना, वो अब डेंट कर गई है। वो क्योंकि यदि काम हो गया रहता ना तो लोग जो है माफ़ कर देते, तो काम उस ढंग से हुआ नहीं। और बड़े दिल्ली का मिडिल क्लास ने बड़ा सुविधा भोगी है, वो चाहता नहीं है कि भाई साहब कि कोई कष्ट हो। उसको लगता है कि हम इतना टैक्स देते हैं, हम तुमको वोट देते हैं, और यही वजह है कि सिसोदिया साहब पटवर्गंज छोड़ के भाग गए हैं। गुरुजी आए हैं और गुरुजी दिखे नहीं है अभी तक। वो गुरुजी ओझा जी का क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो झुग्गी का वोटर जिसको कि बिजली में छूट मिल रही है, दमदारी से प्रचार कर रहे होंगे, उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन वो वोटर इंटैक्ट है। रही मुस्लिम बात, उन्होंने कही मुसलमान एक रात पहले जो है वो तय करेगा कि कौन किसको हरा रहा है। लेकिन ये चुनाव, जैसे कि सुमित ने कहा, बहुत ही डिफ़िकल्ट चुनाव है यहाँ पर इस बार जो है अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस की लीडरशिप से आप थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे ना, वो कहेगा ना कि इसको गुब्बारा भर के फुलाएगा। एक बात तो मैं बता दूं कि जो दिल्ली कांग्रेस की बात की ना, वो पसंद नहीं करते केजरीवाल को। और ये जो इंडिया गठबंधन का हवा दिया गया ना, ये बाकी पार्टियों ने करा गया। कितने सांसद की पार्टी है आप? 3। पंजाब में 3 ही जीते हैं ना। 3 सीट की सांसद की पार्टी में के बीच में आप गुब्बारा भर रहे हैं कि इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, काहे का? राज्यसभा में 10 हैं। हाँ, राज्यसभा में 10। वही तो मैंने बोला, लोकसभा की बात कर रहा हूँ। ये पहली रीजनल पार्टी है जिसकी 2 राज्यों में सरकार है। मैं तो कहता हूं ना, कहीं नहीं है। तो इसलिए, और इनका जो मतदाता है, और वो पार्टी दरअसल एक नेशनल पार्टी का दर्जा तो अख्तियार कर चुकी है, और हर जगह उसके कैंडिडेट हैं। ऐसी कोई रीजनल पार्टी नहीं मिलेगी जिसके पूरे भारत में ऐसे वोट बटे हुए। मैं आपकी सारी बात मानता हूं, लेकिन जब लोकसभा में सांसद की गिनती होगी तो 3 ही सांसद हैं। राज्यसभा में भले 10 सांसद हैं, क्योंकि 2 जगह सरकार है, नेशनल पार्टी है, ये भी ठीक है। लेकिन इसलिए इंडिया गठबंधन का जो लॉलीपॉप राहुल गांधी को दिखाया जाता है, कांग्रेसियों को भी पता है कि भाई साहब अब इनका जो है ना, वो खेल ख़त्म करने का बारी आ गया है। अब दिल्ली के बाद जो है ना, वो आगे चल के पंजाब भी होगा। और वो जो कहता है ना ब्लफ,
उससे ज़्यादा तो राहुल गांधी आपने देखा ममता के खिलाफ कभी बोलते हुए, क्योंकि उनके पास इतने सांसद हैं, वो कभी भी वो उनकी ज़रूरत यदि जो है ना वो रिश्ते बना के रखना चाहेंगे। इसलिए अब जो है कांग्रेस जो है ये आम आदमी पार्टी को इतना केयर नहीं कर रही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो रिलक्टेंटली जो बोल रहे हैं, ये वो बहुत इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, अनिच्छा से उन्होंने ये इंटरवीन किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मुझे लगता है कि जो बड़ी दिक्कत है वो यहाँ पर इसकी कोई लोकल पार्टी डेवलप नहीं हो पाई है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, देश की राजधानी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस बीच कुछ नहीं किया। अब मैं तो दिल्ली का हूँ, उस ज़माने में ये हरकिशन लाल भगत होते थे, जयप्रकाश अग्रवाल होते थे, जेपी है, जेपी का बेटा उनके बेटे लड़ रहे हैं। जेपी अग्रवाल, ये जो हैं ये जो नेता हैं, ये कहीं अब ये अलका लांबा वगैरह कुछ ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। वो अभी तो वो कुछ दिन पहले तक तो वो आम आदमी पार्टी में थी, वो कैसी बड़ी पार्टी, कृष्णा तीरथ जरूर उन्होंने काम किया। दिल्ली में डॉक्टर साहब होते थे। हाँ बिल्कुल, अरविंद लवली वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, वो चले गए। अब सज्जन कुमार अपनी वजह से वो एंटी सिख राइट्स वाले वो मामले में हैं, जगदीश टाटर, ये जो पुराने जो नेता थे ये धीरे धीरे दिल्ली के खत्म हो गए हैं। और जो है मैं आपको बताऊं, यही संकट तो सर बीजेपी के साथ भी रही ना, खुराना और साहब सिंह इराक के जी बिल्कुल, आप ठीक, कोई लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए, वो फंसे रह गए पंजाबी गुजर में, क्या करें। लेकिन तब तक पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। अब उन्होंने बिल्कुल मनोज तिवारी को लाने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी बात बनी नहीं वैसे। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो जो लीडरशिप थी उनकी, मदन लाल खुराना, विजय कुमार मल्होत्रा और केदारनाथ साहनी, ये तीन बड़े नेता, और साहब सिंह वर्मा तो खैर बाद में आए, लेकिन ये तीन लोग दिल्ली की राजनीति बीजेपी की तय करते थे। और इसी तरह से वहाँ पर ये होते थे जेपी अग्रवाल और हरकिशन लाल भगत और सज्जन कुमार, और ये लोग अब नदारत हैं सीन में। और दूसरी बात ये, इनकी जो छवि, शीला दीक्षित ने सच में काम किया था, हालांकि शीला दीक्षित दिल्ली के नहीं थी। नहीं थे। वो यहाँ आने के बाद में यहाँ की वो बन गई, और आज तक पंजाबी मैरिड टू ब्राह्मण। जी तो वो इसलिए जो है वो यहाँ की हो गई, और आज तक लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने सिंसियरली काम भी किया था। और आज बहुत से लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह के वायदे करके अन्ना आंदोलन के समय आए थे, और उसके बाद उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, वो बिल्कुल वो अब तो लगता है कि वो रेवड़ियाँ बांटिए, कुछ आप वोट ले लीजिए। इसलिए उनको सच में अब अपना जनाधार पहले से खिसकता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि सबने कहा कि एक लाइन में बोल दीजिए बात, 2 लाइन में भी बोलूं। नरेश जी बोल, आप पहले बोल लीजिए। मेरा कहना है कि जो रैली के बीच के बाद में ना, तो उसमें कुछ मेडिकल कंडीशन थी राहुल गांधी की, जो उसके वजह से रैलियों का गैप रहा है। और दूसरा क्या कहा था आपने? ट्वीट तो कर ही सकते हैं। ट्वीट लिख तो सकते हैं। और एक रॉबर्ट वड्रा की बात की, तो वहाँ था हरियाणा में 10 कितना तीसरा टर्म है ना बीजेपी का, और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो कुछ तो हुआ नहीं इतने सालों में। नहीं, उसका जवाब तो ये होगा, पहले एक बात का जवाब दे दूं, जो अरविंद ने कल कहा ना कि रॉबर्ट वाड्रा केस में क्यों कुछ नहीं हुआ, कैसे खुले में झूठ रहा है, तो अरविंद भी तो बाहर आ गए, मनीष भी तो बाहर आ गए, विभव भी तो बाहर आ गया, संजय सिंह भी तो बाहर आ गए। तो क्या इनकी कोई सेटिंग थी क्या इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेटिंग की थी क्या? मतलब ये अजीब बात है। हम बाहर आ गए तो हम अच्छे हैं, वो बाहर है तो वो गलत बात है। ये बेतुके से तर्क है, मतलब कुछ चीज़ें गले में से उतरती नहीं है। दूसरी चीज़ जब नरेश जी बोल रहे थे दिल्ली कांग्रेस वाली, उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। सर हम भी दिल्ली में रहे, मतलब नोएडा में रहे, लेकिन दिल्ली कवर करते रहे। दिल्ली कांग्रेस में ज़बरदस्त इन फाइटिंग है, ज़बरदस्त, इस वक्त भी है। अजय माकन को, संदीप दीक्षित को और बाकी जो नेता थे जो छोड़ के चले गए, उनको लगता था कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम ज़मीन के लोग हैं, हमने कांग्रेस पार्टी को यहाँ खड़ा किया। शीला जी के जाने के बाद उनका अचानक से उनके ऊपर से हाथ हट गया कि अब हम कहाँ जाएं। और संदीप दीक्षित मेरे अच्छे मित्र हैं, हम सबके अच्छे मित्र हैं, उनका आज भी नेचर एनजीओ वाला है, वो आज संगठन के आदमी नहीं है। अगर उनसे कहा जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के 10 आदमी के नाम बता दो, तो शायद ही बता पाए। उन्होंने संगठन के लिए काम किया भी नहीं, जैसे शीला दीक्षित ने किया था। वो ये बात सही है कि वो सिर्फ उस शीला दीक्षित के पुत्र हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको जो है ना केवल वो कांग्रेस वापस आ जाए, बल्कि वो अपने को नए मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे आप संभव वो उसको तो एज ए दीक्षित नाम की वजह से दिया टिकट, कि लोगों के मेमोरी में है शीला दीक्षित,
तो वो कहीं भी घंटी बजाता बोलता अरे लेकिन वो उसका दिल्ली बेटा। के सांसद रह चुके हैं। हाँ वो तो हमारी चीज दिल्ली से रहे। लेकिन इसी और बीजेपी मतलब कांग्रेस पार्टी का यहाँ कोई संगठन नहीं है। आप जैसे मैं परसों नरसों मतीन अहमद से मिला सीलमपुर में, उन्होंने इतनी खुलकर मतलब जैसे ही कैमरा बंद हुआ खुलकर कांग्रेस के अपने इन्हीं तमाम साथियों के बारे में जो शब्द कहे मैं बोल भी नहीं सकता। हालांकि अब वो आप में आ गए। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी और आप में भी इसी वजह से है कि उनका एक्सेस बंद हो गया था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर इनफाइटिंग रही। और ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर कमेंट है कि आप यहाँ रहते हैं, आपकी नाक के नीचे पार्टी नहीं खड़ी हो पाई, आप क्या कर रहे थे भाई? आपकी शहर के अंदर पार्टी टूट के चली गई। मुझे लगता है ना पूर्णेंदु, आपको एक डिस्कशन केवल इसी बात पे रखना चाहिए कि चुनाव के बाद जो इंडिया गठबंधन है उसका भविष्य क्या होगा। क्योंकि आपको याद होगा इसी चुनाव के बीच में ये कह दिया था कि अगर एक्शन नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी को हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देंगे, ये हमारी पार्टी ने कहा था। अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं। ममता बनर्जी शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पर कैंपेन के लिए भेज रही हैं। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव कल यहाँ पर किराड़ी में कैंपेन करने के लिए आ रहे कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये जो इंडिया गठबंधन है इसका भविष्य क्या होगा, इस पे एक चर्चा इस पर भी एक चर्चा आपको रखनी चाहिए, सुझाव है आपके लिए। तो जैसा कि सबने कहा कि केजरीवाल साहब का ये सबसे मुश्किल चुनाव है, तो आईआईटी का एग्ज़ाम पास करने वाले, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करने वाले और 3 बार सीएम रह चुके, तो अपना सबसे जो मुश्किल परीक्षा है, क्या इस बार वो पास कर पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही, कल किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।